हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ RM के आज के सेशन में। आज हम बात करेंगे कि यार सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है। मतलब हमेशा डाउट रहता है कि यूपीएससी की तैयारी मैं शुरू कर रहा हूँ, कौन सा सब्जेक्ट है जिस पे मैं सबसे ज़्यादा ध्यान दूँ, जिसकी वजह से मुझे जो मार्क्स चाहिए वो हासिल हो और कैसे ना कैसे कर कर जल्द से जल्द मैं आईएएस बन जाऊँ। तो ये कैसे करना है, कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, किसको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हो जाते हैं। प्रीलिम्स में क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, और उस तरीके से देखेंगे करंट अफेयर्स। ये सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। ये प्रीलिम्स के लिए है। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो हम इंपॉर्टेंस के हिसाब से ऐसे देखेंगे कि एग्जाम में सवाल कितने आते हैं और उसको कवर करेंगे तो क्या चांस है कि हम उसको सही तरीके से ज़्यादा नंबर ला पाएंगे। मतलब सबसे पहला कि उसमें से जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी सवाल पूछे जाते हैं वो अच्छे खासे होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो कम है तो फिर बात नहीं बनेगी। तो जो क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए वो ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर अगर हम इसमें देखें तो क्वेश्चन बन जाता है। फिर बात आती है कि ये क्वेश्चन तो ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन आप सॉल्व कर पाने होने चाहिए। उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो फिर मतलब कोई मतलब नहीं है उसका। तो उसी वजह से आपको देखना है कि सॉल्वेबल क्वेश्चन होना चाहिए और कम बुक पढ़ना है आपको। आप बुक कम पढ़े और उसके बावजूद आप उसको सॉल्व कर जाए। मतलब कि अगर एक इसको मैथ के हिसाब से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आपका आउटपुट है वो ज्यादा होना चाहिए आपके इनपुट से। मतलब कम इनपुट पे ज्यादा आउटपुट, मतलब ओवरऑल यू हैव टू प्ले विथ यूटिलिटी फैक्टर, है ना, कि किसी भी चीज को पढ़ने का यूटिलिटी कितना है, इस्तेमाल कितना है। क्योंकि इवेंचुअली आपका फोकस क्या है, आपका फोकस है एग्जाम क्लियर करना, रिजल्ट लाना, है ना। तो ये चीज को अगर इंश्योर करना है तो इस पे फोकस करना है और इस पे फोकस करने के लिए आपको इन 3 चीजों पे ध्यान देना है। अब इन 3 चीजों पे ध्यान देते हुए कौन सा सब्जेक्ट है इन सब में से जो सबसे ज्यादा जिसका हमको देखने को मिलता है यूटिलिटी। अगर आप देखेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री के क्वेश्चन है अच्छे खासे आते हैं लेकिन थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होते हैं, तो ये तो नहीं है। अगर ज्योग्राफी की बात करें, इसके भी कुछ टेक्निकल हो जाते क्वेश्चन, तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है उस समय पे उसको टैकल करना। उसके बाद में बात आती है लेट्स से करंट अफेयर की। बहुत बार आपके हाथ में नहीं होगा, आपने वो चीज़ पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा होगा तो भी ऐसे एलिमेंट पूछ लेंगे कि आप उसको टैकल नहीं कर पाएंगे, तो ये भी हो जाता है बाहर। फिर आता है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में भी काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। आप जो सोर्सेज से पढ़ते हैं और जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो बहुत नेचर अलग होता है उसका। तो उस वजह से अगर आपका जो कोर है, ग्रेजुएशन अगर ऐसे सब्जेक्ट्स में नहीं है तो डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट बचते हैं पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक, है ना। अब साइंस एंड टेक एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें कम आउटपुट में ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। इसमें बुक्स भी कम पढ़नी है आपको, सॉल्वेबल भी होते हैं और अगर क्वेश्चन देखेंगे तो ये भी सिग्निफिकेंट आते हैं। तो साइंस एंड टेक एक ऐसा पार्ट हो जाता है जो इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ में पॉलिटी और इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी में भी ट्रिकी क्वेश्चन बन जाते हैं, काफी ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं, पॉलिटी में भी ट्रिकी क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन एक पैटर्न होता है कि आपने पढ़ा है तो वहां से चीजें आएगी। तो अगर हमको देखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट प्रीलिम्स में कौन सा निकल के आता है हमारा, अगर हम उस चीज पे फोकस करेंगे तो हमको समझ में आता है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रीलिम्स में हमारा निकल के आता है यूपीएससी के लिए वो है पॉलिटी, इकोनॉमी और उसके साथ साथ साइंस एंड टेक। इन 3 सब्जेक्ट को अगर कवर कर लिया तो यहां से 15 क्वेश्चन, यहां से 15 क्वेश्चन और यहां से भी अगर 15 क्वेश्चन समझ के चलें तो 45 क्वेश्चन बनते हैं। मतलब आप समझेंगे 35 से 45 क्वेश्चन, यानी 30% से 50% आपका जो पेपर का वेटेज है वो यहां से आता है। अब इसके लिए चीजें भी आपको बहुत कम पढ़नी है, जो पढ़ेंगे वहीं से सवाल आएंगे और जो सवाल अटेम्प्ट करेंगे वो सॉल्व भी होंगे और आप कहीं ना कहीं अपना जो सिलेक्शन है वो पा पाएंगे। क्योंकि अगर लेट्स से 35 कंजर्वेटिव नंबर ले तो 70 मार्क्स तो यहीं से बन गए, है ना। आपको कट ऑफ कितना रहता है, कट ऑफ 90 है, 100 है, ज्यादा चीज वो है नहीं। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत करेंगे तो वहां से हो जाता है। तो ये जो आपका प्रीलिम्स का जर्नी है ये यहाँ से उस तरीके से स्मूथली ट्रैवल्स कर पाएंगे आप इसको। तो ये सब्जेक्ट्स हैं, 3 सब्जेक्ट जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है मेंस की। मेंस में कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। मेंस में GS1 है, GS2 है, GS3 है, GS4 है। अगर GS1 की बात करें तो उसमें 3 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी। हिस्ट्री की बात करें तो उसमें आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री है। अगर ज्योग्राफी की बात करें फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी है, ये सारी चीजें। अगर सोसाइटी की बात करें तो कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, पॉपुलेशन, वुमेन, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। अब अगर इसमें देखना है आपको तो जैसे हमने पिछली बार बात किया था कि कम बुक्स, कम रिसोर्सेज और ज्यादा आउटपुट, यूटिलिटी फैक्टर। तो अगर आपको यूटिलिटी फैक्टर के हिसाब से देखना है तो यू विल फाइंड कि सोसाइटी में कम मेहनत में ज्यादा नंबर आप ला पाएंगे। क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि 70 मार्क्स का जो पेपर है वो यहां से उस तरीके से आता है और बाकी सेम उसी मार्जिन में 80, 85, 90 के हिसाब से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि 250 नंबर का पेपर होता है ये,
है ना, 250 नंबर का पेपर होता है, ऑलमोस्ट 33% के आसपास यहाँ से पेपर पूछा जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मेहनत भी कम लग रही है, तो सोसाइटी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। फिर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों से उस तरीके से सवाल आते हैं, और ये भी एक सिग्निफिकेंट वेटेज रखता है। एंड उसके साथ में हिस्ट्री की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ आपको पढ़नी होती है। आपको मॉडर्न हिस्ट्री बहुत लेंदी है, उसको पढ़ना पड़ेगा। आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ना है, और ये आपको एंशियंट और मिडिवल के हिसाब से पढ़ना है ना, उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। प्रीलिम्स में तो अलग से इस तरीके से इस पे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेंस में इस पे क्वेश्चन नहीं आते, इस पे आते हैं, लेकिन फिर भी फोकस इस पे करना है। सिलेबस में ये मेंशन है, लेकिन पढ़ना तो है उसको उस हिसाब से। तो ये हो जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री है, ये भी लेंदी है। पोस्ट इंडिपेंडेंस है, क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी आपको कवर करना रहता है, कभी आते कभी नहीं आते, ये बात हो जाती है। वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें, एक साल क्वेश्चन आएगा, अगले साल नहीं आएगा, किसी साल का 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे, तो ये बात हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको कवर करना रहता है। तो यहाँ पे आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा ना, पढ़ना बहुत पड़ेगा, वो बात है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पढ़ना कम पड़ेगा। तो अगर GS1 का वर्डिक निकाले तो ये कहीं ना कहीं बीच में है, ये बहुत ज़्यादा कम उस तरीके से हमको आउटपुट मिलेगा यहाँ से, और यहाँ से सिग्निफिकेंट आउटपुट मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट GS1 में क्या हो जाता है, सोसाइटी, उस पर अच्छे से ध्यान देना है। इसका मतलब ये नहीं कि इसको नेग्लेक्ट कर देना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप अवॉइड करके जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो मार्क्स ही नहीं आएंगे इसमें। और ये मतलब आप समझेंगे 90 से 100 नंबर रखता है, और ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको उसको इस तरीके से कवर करना है, फोकस करना है, लेकिन इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। कहने का मतलब ये है कि यूटिलिटी फैक्टर के हिसाब से इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। मतलब कम ध्यान, आप अगर कम टाइम देंगे और अच्छे से ध्यान देंगे तो ये कवर हो जाएगा, और अच्छे नंबर पा पाएंगे आप उसमें। तो यहाँ पे GS1 के वर्डिक में सोसाइटी इस तरीके से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। GS2 की बात करें तो पॉलिटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस और IR में देखें कितना 50 नंबर का पेपर आता है ना, 50 मार्क का। और मतलब एक पैटर्न है कि उसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, वो नेचर है, सारी चीज़ें प्रेडिक्ट की जा सकती है। तो ये डुएबल है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। बेसिक चीज़ें होती है, उसको अगर कवर करके जाते हैं तो उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, और आपके कुछ टेम्पलेट्स होंगे, कुछ फ्रेमवर्क होंगे, वो पहले से डिसाइडेड होंगे। उसके बेसिस पे अगर आप इसको करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगी आपकी जर्नी। उसके बाद में आता है गवर्नेंस और सोशल जस्टिस। ऐसे ना मतलब लो हैंगिंग फ्रूट जैसी चीज़ें हो जाती हैं कि मतलब इसको तो आप अवॉइड ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट नंबर, मतलब यहाँ से आप देखेंगे 50 से 80 मार्क्स के बीच में पेपर यहाँ से बन रहा है, और अगर इसको अवॉइड करते कैसे चलेगा। और बहुत मतलब बेसिक चीज़ें होती है, ज़्यादा नहीं है। मतलब हेल्थ है, एजुकेशन है, वल्नरेबल सेक्शंस है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, RTI है, उसके साथ साथ में आप देखेंगे सिविल सर्विस है, इन सब पे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये दोनों है, इंपॉर्टेंट है। ये है 50 नंबर का वेटेज है, इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ में पॉलिटी है। अब इसमें आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना है, और जो मिसलेनियस टॉपिक्स है उसके लिए भी आपको चीज़ें बहुत पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे पॉलिटी भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर GS2 का वर्डिक्ट निकालें तो सारे सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं एक बैलेंस उस तरीके से रखते हैं कि सभी इंपॉर्टेंट है। तो IR भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूटिलिटी फैक्टर के हिसाब से इजीली हो जाएगा। ये दोनों मार्क्स के हिसाब से और यूटिलिटी फैक्टर के हिसाब से फिट इन करते हैं। और ये जो है लेंदी है, लेकिन जो मार्क्स है उसका 125 मार्क्स का, ये सिग्निफिकेंट है। तो इसी वजह से ही सारी सब्जेक्ट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब अगर डिसीजन लेना हो कि नहीं नहीं एक सब्जेक्ट बताओ कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो उस केस में आप ये पॉलिटी चुन सकते हो, क्योंकि ये प्रीलिम्स में भी आपको पढ़ना है। तो पॉलिटी इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट निकल जाता है यहाँ से। उसके बाद में GS3 की बात करें, इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, साइंस है, एनवायरमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट अगर आप देखेंगे तो स्टैटिक पार्ट है, आप उसको पढ़ते हैं, किसी भी आप मटेरियल को पढ़ेंगे, वहाँ से पढ़ने के बाद क्वेश्चन आपके डायरेक्टली वहाँ से निकल जाते हैं। तो ये एक ईजी एस्पेक्ट हो जाता है। एनवायरमेंट की बात करें, क्वेश्चन कहाँ से आएगा आपको नहीं मालूम है। साइंस एंड टेक की बात करें, क्वेश्चन कहाँ से आएगा आपको नहीं मालूम है ना। ये चीज़ हो जाता है, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा हो जाता है ये नेचर। लेकिन टेम्पलेट्स और फ्रेमवर्क का गेम है, अगर उस तरीके से आप इसको प्रिपेयर करते हैं तो उसको नेविगेट करना इजी हो जाता है। उसके साथ में एग्रीकल्चर में भी एक पैटर्न है कि क्वेश्चन जो टॉपिक दिए हुए हैं वहीं से आता है, तो ये भी आसान हो जाता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर आसान हो जाते हैं। एंड इकोनॉमी जो है वो भी अगर आप देखेंगे स्टैटिक पार्ट है, उसी से लिंक्ड उस तरीके से करंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए तो वो बात हो जाती है। तो ये भी उस तरीके से कहा जा सकता है कि ईजी है। तो इसमें अगर हमको देखना हो कि कौन सा कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट देगा, तो वो हमको निकल के आता है कि ये तो यहीं पे पार्ट है, लेकिन ये है जो प्रीलिम्स में भी था इकोनॉमी, और उसके साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इकोनॉमी और एग्रीकल्चर है जो कम मेहनत में ज़्यादा हमको रिजल्ट दे सकते हैं, ये बात निकलती है। अब आता है GS4 में सेक्शन 1 है, सेक्शन A है और सेक्शन B है, जो कि इस तरीके से केस स्टडीज़ है। अब यहाँ पे 130 और 120 मार्क्स के हैं, 250 मार्क्स का हो जाता है। यहाँ पे भी एफर्ट जो है वो आपका कम लगेगा, चीज़ें कम पढ़नी है, और जो रिजल्ट है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। मार्क्स आप यहाँ पे मतलब 140 प्लस की रेंज में भी मार्क्स आ जाते हैं कभी कभी। तो ये जो है ये आपको एज दे देता है यहाँ पे, तो इस वजह से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसमें दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद में बात आती है कि ऑप्शनल वाला जो सब्जेक्ट है
ये आपका 500 मार्क्स का वेटेज रखता है ना। 2 पेपर होते हैं, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2। 250 का ये होता है, 250 का ये होता है, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये जो होगा ये आपका स्टैटिक और फाउंडेशन बेस्ड होगा, और ये जो होगा ये आपका एप्लीकेशन बेस्ड पेपर होगा। यूजुअली ज़्यादातर ऑप्शनल में इस तरीके से चीज़ें होती है। तो ये दोनों को अगर आप अच्छे से नेविगेट करें तो उस तरीके से ये भी एक इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है 500 मार्क्स का, क्योंकि मेन 1750 का है, उसमें से 500 बहुत ही सिग्निफिकेंट वेटेज हो जाता है। उसके बाद आता है ऐसे, ऐसे भी 250 मार्क्स का पेपर है। 250 मार्क्स का पेपर है, इसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। आपको 2 ऐसे लिखने हैं, ऐसे 1, ऐसे 2। 125 का ये है, 125 का ये हो जाता है। अब इसमें बच्चों के 140 प्लस भी मार्क्स आते हैं और 90, 80 इस रेंज में भी मार्क्स आते हैं। तो आपको इंश्योर करना है कि आपको इस कैटेगरी में आना है। इस कैटेगरी में आना है तो अभी से उसको प्रैक्टिस में लाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये बात हो जाती है। तो जो फाइनल वर्डिक्ट है कि नहीं सर बताइए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है यूपीएससी के लिए, तो अगर उसको थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली हम देखें तो पॉलिटी एक सब्जेक्ट है जो इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी एक सब्जेक्ट है जो इंपॉर्टेंट है, उसके साथ में आ जाते हैं एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट है जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में जो यूटिलिटी फैक्टर वाले सब्जेक्ट निकल के आ जाते हैं, इसमें एक एग्रीकल्चर हो गया, उसमें सोसाइटी हो गया, उसमें इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स निकल के आते हैं। और उसके साथ साथ में साइंस एंड टेक जो है प्रीलिम्स के स्पेसिफिक ये हो गए। तो ये सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कवर करना है। इसको जो वेटेज है वो भी सिग्निफिकेंट है, लेकिन अब बताना है कि इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक। अब इसमें भी बताना है कि और बताइए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो इसको हटा दीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इसमें भी और डेप्थ में जाके देखना है तो पॉलिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो द फाइनल वर्डिक्ट इज कि पॉलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी, क्योंकि गवर्नेंस उन सारी चीज़ों में आप इसको कवर कर पाएंगे। GS2 बहुत सिग्निफिकेंट वेटेज रखता है, प्रीलिम्स में भी बहुत सिग्निफिकेंट वेटेज रखता है। सो पॉलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके यूपीएससी का जो जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर। तो 12th में है तो आपका जो पहला फोकस होना चाहिए, पॉलिटी को पकड़े, आप इकोनॉमी को पकड़ें, साइंस को पकड़ें और उस तरीके से उसको कवर करें। ये सारी चीज़ें मिसलिनियस चीज़ है, इसे अवॉइड नहीं करना है, सिग्निफिकेंट वेटेज रखता है। तो ये पूरी कहानी थी कि यूपीएससी का जो वेटेज है पेपर वाइज अगर हम देखें, स्टेज वाइज देखें तो इस तरीके से निकल के आता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटी है। तो ये पूरी कहानी थी उस तरीके से। उसी के साथ में आप इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए, madlive_study_iq ये टेलीग्राम चैनल है, आपको इसको ज्वाइन करना है। यहाँ पे 17 सब्सक्राइबर है, इसको आपको ले जाना है मतलब 1700 तक एटलीस्ट इन फ्यू मंथ्स। और उसमें आपको क्या मिलेगा, एक्सप्लेनर वीडियो, शॉर्ट्स वगैरह है, आपकी यूपीएससी की जो तैयारी है उसको एक स्मूथ तरीके से बनाया जाएगा। यूपीएससी में देखिए तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपके PYQ, आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स, उसी के साथ न्यूज़पेपर एनालिसिस, ऑप्शनल कौन सा सेलेक्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, कैसे डिसीजन लेना है, प्लान भी क्या होना चाहिए, इफ नॉट यूपीएससी देन व्हाट, इंटरव्यू के जो ट्रांसक्रिप्ट्स है और जो भी स्ट्रेटजी होगी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। आप या तो madlive_study_iq से उस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये जो QR है इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप यूपीएससी की जो अपनी तैयारी है वो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई होप एंड विश कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फेलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।